गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बता रही थी, जिसमें से कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उसमें मैंने आपको आधुनिक काल के बारे में जानकारी दी थी, नथली शरण गुप्त जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताया था। और अब मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी भी आधुनिक काल के छायावादी युग के ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आपका जन्म सन 1990 को हुआ था और मृत्यु सन 1977 में हुई थी। तो जो पंत जी जो छायावाद के प्रसिद्ध कवि के रूप में आते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है उनका प्रकृति चित्रण। प्रकृति का जितना सुकोमल चित्रण पंत जी ने किया है, उतना शायद और अन्य ही कोई कवि कर पाया होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि पंत जी का जन्म 20 मई संवत 1990 को कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में। कौसानी प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही मनोरम स्थान है। इस कारण आँख खोलते ही पंत जी को प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन हुए, जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण काव्य पर पड़ा। इनके जन्म के दिन ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिस कारण इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत ने इनका लालन पालन किया। इनके पिता कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष थे। अपने गांव में आरंभिक शिक्षा पूर्ण कर संवत 1976 में आपने बनारस से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयाग के सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। यहाँ उनका परिचय पंडित शिवाधर पांडे जी से हुआ, जिनके निर्देशन में आपने अंग्रेजी तथा संस्कृत के प्रमुख कवियों का साहित्यिक अध्ययन किया। पंत जी ने गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और अपने घर जाकर पाश्चात्य साहित्य ग्रंथों की रचनाओं का अध्ययन करने लगे। उनके काव्य के अध्ययन से यह सहज अनुमान लग जाता है कि उनके साहित्य पर अंग्रेजी के प्रकृतिवादी कवि वर्ड्सवर्थ, रोमानी कवि शैली कीट्स, बायरन व टेनिसन, संस्कृत के कालिदास तथा बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर का पर्याप्त प्रभाव है। दर्शन की भूमिका पर उनका साहित्य अधुनातन संदर्भों में गांधी के नव मानवतावाद और अरविंद के अनश्चेतनावाद से प्रभावित है। पंत ने प्रकृति के मुख्य अंचल से जो काव्य यात्रा प्रारंभ की थी, उनके जीवन के अंतिम चरणों में खेत खलिहानों, कारखानों और उनमें मेहनत करने वाले सर्वहारा के दुख दर्दों तक पहुंचती है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। जीवन पर सत्यम, शिवम और सुंदर की साधना करने वाले ये कोमल भावनाओं से युक्त कवि का निधन सन 1977 में हो गया था। कवि ने अपने जन्म और मृत्यु के बीच जिन साहित्यिक रचनाओं को रखा है या रचनाएं करी हैं, वो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं कि उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, पाव फटने से पहले, गीतहंस, लोकायतन, ज्योत्सना, रजत शिखर और मैं और मेरा जीवन। इतनी रचनाएं पंत जी ने अपने जीवन काल में लिखी। पंत जी ने 16 वर्ष की उम्र में एक उपन्यास हार शीर्षक से लिखकर साहित्य क्षेत्र में दस्तक दी थी। हिमाद्री कविता से यह संकेत मिलता है कि प्रकृति के प्रथम दर्शन से ही उनकी बाल्य चेतना विस्मित हुई थी और उस विस्मय ने ही उन्हें प्रकृति का गायक बना लिया। संवत 1975 से 78 तक उनकी उच्छ्वास में संकलित प्रारंभिक रचनाओं में किशोर मन की जिज्ञासा तथा वीणा में द्विवेदी युग छायावादी शैली का आभास दिखाई देता है।
पल्लव की कविताओं में वीणा में प्रस्फुटित लाक्षणिकता का विकास है। इसमें स्वप्न, मौन निमंत्रण जैसी रहस्यवादी कल्पनाएं भी हैं। इस दृष्टि से देखते हुए बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इनकी 5 कविताएं हैं, जिसमें से नौका विहार, बादल, मौन निमंत्रण, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र और सोन जुड़ी। इन सभी के बारे में संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि इनकी जो कविताएं हैं वो लिखने का मूल उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले नौका विहार। नौका विहार के अंतर्गत कविता के बारे में जानते हैं कि नौका विहार कविता वर्णनात्मक है। इस कविता के रचना काल में कवि काला कांकर की राजधानी में था, जहां एक बार उसे गंगा में नौका विहार का अवसर मिला। ग्रीष्म की चांदनी रात में नौका विहार करते हुए कवि काला कांकर के राजभवन के पास पहुंचता है। प्रसाद के वर्णन के समय वेगमयी नौका, तरंग एवं रात्रि के शांत वातावरण का सुंदर चित्र कवि ने उपस्थित किया है। अंत में कवि वर्णनात्मक से हटकर दार्शनिक हो जाता है और जीवन प्रवाह में नौका विहार के दर्शन करने लगता है। भाषा का प्रवाह भी गंगा प्रवाह की भांति गतिशील एवं स्वच्छ है। वातावरण को प्रस्तुत करने में सुंदर चित्रात्मकता भी है। सर्वप्रथम रात्रि के प्रथम प्रहर का वर्णन है। कवि द्वारा मानव जीवन की नौका विहार की जीवन के कर्णधार से तुलना की गई है। कविता में मधुर मधुर चित्रों को प्रस्तुत करता हुआ कवि अंत में दार्शनिक बन जाता है। तो ये था संक्षेप में नौका विहार का। और अब मैं बादल के बारे में आपको बताऊंगी कि बादल कविता में कवि ने बादल को सजीव प्राणी के रूप में चित्रित किया है और प्रत्येक छंद में अलग अलग चित्र उपस्थित किए हैं। कल्पना प्रधान इस कविता में जहाँ जहाँ मानवीकरण किया गया है, वहाँ व्यक्ति विशेषगत या आत्मगत भावों की ही प्रधानता है। आलम्बन रूप में प्रकृति वर्णन की विशेष प्रवृत्ति का स्पष्ट परिचय इस बादल कविता के अंतर्गत मिलता है। फिर इनकी जो तीसरी कविता है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण कविता के माध्यम से उन्होंने रहस्यात्मकता का उजागर किया है। रहस्यमय का प्रथम सोपान कौतूहल होता है। प्रकृति के विविध उपादानों की नियमितता व गतिशीलता को देखकर कवि या साधक के हृदय में कौतूहल उत्पन्न होता है कि इस विश्व प्रकृति का ऐसा नियमित संचालन करने वाला है कौन। कोई न कोई शक्ति विश्व के कण को स्पंदित करती रहती है और विविध उपादानों में वैशिष्ट रूप में प्रतिभासित हो रही है। प्रकृति की इस अलौकिक छवि के रहस्य को जानने की वृत्ति कविता या साधक के हृदय में सदा जागती है। जो प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य की यह जिज्ञासा वृत्ति ही रहस्यवाद की आत्मस्वरूप व्यापक परमात्मा की ओर सदा उन्मुख रहा करती है। वह प्रकृति के नाना माध्यमों द्वारा उससे संदेश प्राप्त करता है। कवि हो या साधक की आत्मा प्रियतम, पुत्र, माँ आदि अनेक रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता हुआ वह अपनी अनिवर्चनीय अनुभूति को समझाया करता है। मौन निमंत्रण में कवि अपने को भोली भाली प्रेमिका के रूप में चित्रित करता है, जिसके लिए वह रहस्यमयी शक्ति से सदा मौन निमंत्रण आया करते हैं। पर प्रेमिका इतना जानती है कि वह उसकी ओर आकृष्ट होती जा रही है, किंतु उसका पूरा स्पष्ट स्वरूप उसे ज्ञात नहीं है। अतः प्रेमिका उस रहस्य पुरुष को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है, जो उसे छिपे छिपे मौन निमंत्रण तो भेजता है पर स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। ये था मौन निमंत्रण कविता का मूल प्रतिपाद्य। उसके पश्चात द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता में, यह कविता कवि की सन 1934 में लिखी गई थी, जो युगांत में आती है। युगांत के प्रतिपाद्य की व्याख्या स्वयं पंत जी के शब्दों में युगांत की क्रांति भावना में आवेश है और है नवीन मनुष्यत्व के प्रति संकेत। नवीन सत्य के प्रति मेरे मन का आकर्षण अधिक वास्तविक बन नवीन मानवता के रूप में प्रस्फुटित होने लगता है। दूसरे शब्दों में बाह्य क्रांति के साथ ही भावात्मक उपलब्धि का भी आकांक्षी बन जाता है।
इसमें संदेह नहीं कि प्रस्तुत कविता में कवि की यही आकांक्षा अजस्त्र प्रवाह लेकर फूट पड़ती है। इसमें एक ओर पिछली वास्तविकता को बदलने के लिए ओजपूर्ण आवेश है, तो दूसरी ओर नवीन जीवन को सौंदर्य से मंडित करने का आग्रह भी है। इस कविता में कवि की यही उत्सुकता अबाध गति से प्रवाहमान है तथा पुरातनता के प्रति व्यापक विद्रोह व्यक्त हुआ है। प्राचीन रूढ़ियों को जीर्ण पत्र और मृत विहंगम से उपमित करना अत्यंत प्रभावपूर्ण है। प्रकृति विकास के माध्यम से मानव विकास का वर्णन अत्यंत काव्यमय एवं सजीव बन पड़ा है। इसके साथ ही सोन जूही के बारे में अब हम समझते हैं। तो कवि पंत की 1954-55 में लिखी गई कविताएं अतिमा में संग्रहित हैं। इन कविताओं की प्रेरणा अरविंद दर्शन। इसी संग्रह में सोन जूही कविता संग्रहित है। अतिमा में प्रकृतिपरक कविताओं के अतिरिक्त ट्रांसेंडेंटल रचनाएं भी हैं। कौवे, बतखे, मेढक, केचुए जैसे कई प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चेतना के विभिन्न स्तरों को कवि ने व्यक्त किया है। निम्न वृत्तियां ऊर्ध्वोन्मुखी प्रयास में संलग्न होती हैं। एक दिन अवश्य ही चरम स्थिति तक पहुंचेगी। कवि के शब्दों में अतिमा में ऐसी रचनाएं संग्रहित हैं जिनकी प्रेरणा युग जीवन के अनेक स्तरों को स्पर्श करती हुई सृजन चेतना के नवीन रूपों तथा प्रतीकों में मूर्त हुई है। धरा चेतना के प्रतीक स्वरूप सोन जूही का एक युवती के रूप में चित्रण अत्यंत मनमोहक है। वह आंगन के बाड़े में चढ़कर दारू खम्भ को गलबाही भरती है और पंगूरे पर कुहनी टेक मुस्कुराती है। वह दुर्बलता को प्राप्त पतली है। उसके उभरे अंगों की गोलाई फूलों के गुच्छों के समान है। वह मुग्धा से जरा बड़ी वय की है। एक नजर इनकी कुछ पंक्तियों पर। एक टांग पर उचित खड़ी हो, मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो। पैर उठा कर कुंडली पर धर, घुटना मोड़ चितवन सुंदर। पल्लव देही से मृदुमांसल, खिसल धूप छाह का अंचल। ऐसी सुंदर प्रतिमाओं से युक्त होकर के कवि पंत जी ने सोन जूही का यह चित्रण किया है। तो ये थे कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने प्रकृति को बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तीनों ही अपने अवस्थाओं में उसको महसूस किया और उसे साहित्य के माध्यम से सर्वजन तक पहुंचाया, जो कि एक अप्रतिम और अद्वितीय रचना है हिंदी साहित्य जगत के लिए। तो बच्चों, पंत जी के बारे में बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।